नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मीरापुर के एक भूतिया ढाबे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम था शर्मा ढाबा। मीरापुर के रास्ते पर जहाँ सड़क घुमावदार और पेड़ घने हो जाते थे, वहीं एक पुरानी इमारत खड़ी थी जिसे लोग शर्मा ढाबा कहते थे। दिन में तो वे ढाबा नॉर्मल सा दिखता था, लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर और इक्का दुक्का यात्री वहाँ रुककर चाय नाश्ता करते थे। जैसे ही सूरज ढलता, उस ढाबे से एक अजीब सी खामोशी फैल जाती, मानो वह खुद को दुनिया से अलग कर लेता हो। स्थानीय लोग कहते थे कि उस ढाबे में कुछ अनदेखा रहता था और आधी रात को वहाँ से गुजरने वालों को अजीबोगरीब अनुभव होते थे। ये कहानी है राहुल और उसके 3 दोस्तों अंकित, नेहा और प्रिया की। वे चारों एक रोड ट्रिप पर निकले थे, दिल्ली से शिमला की ओर। रात काफ़ी हो चुकी थी और वे मीरापुर से गुज़र रहे थे। पेट्रोल लगभग ख़त्म हो चुका था और उन चारों को ज़ोरों से भूख लग रही थी। तभी उन्हें दूर से एक फीकी सी रोशनी दिखाई दी। अंकित ने कहा, देखो वहाँ कोई ढाबा है। राहुल ने गाड़ी उस रोशनी की ओर मोड़ी। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, राहुल को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ढाबे के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी और अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बस एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी से ढाबे की पुरानी और टूटी फूटी दीवार दिख रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे डरपोक कहीं की, भूख लगी है यार, शायद अंदर कोई हो, अंकित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वे चारों गाड़ी से उतरे। ढाबे के दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लिखा था, जिस पर लिखा था शर्मा ढाबा, लेकिन कुछ अक्षर मिट चुके थे। अंदर कदम रखते ही उन्हें पुरानी सीलन भरी हवा का एहसास हुआ। ढाबे के अंदर भी उतनी ही खामोशी थी जितनी कि बाहर। कुछ टूटी हुई मेज़ें और कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। उसका शरीर झुका हुआ था और वह कुछ पढ़ रहा था। राहुल ने आवाज़ दी, कोई है? वह आदमी धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदास थी। उसकी मूछें घनी थी और उसने एक मैली सी कमीज पहन रखी थी। वह शर्मा जी था, ढाबे का मालिक। उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्या चाहिए? राहुल ने पूछा, हमें खाने को मिलेगा और पेट्रोल भी चाहिए। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। खाने को मिलेगा, लेकिन पेट्रोल नहीं है, बहुत दिन से ख़त्म है। चारों निराश हुए, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि उन्हें वहीं रुकना पड़ा। जो भी है ले आओ, प्रिया ने कहा। शर्मा जी ने बिना कुछ बोले रसोई की ओर इशारा किया, बैठो। वे एक कोने की मेज़ पर बैठ गए। ढाबे के अंदर अजीब सी उदासी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में धूल और कुछ पुरानी सी गंध मिली हुई थी। नेहा को बार बार लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब वह पलटकर देखती तो पीछे कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद शर्मा जी की 4 थालियाँ लेकर आए। थालियों में दाल, रोटी और कुछ सूखी सब्जी थी। खाना देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन उनमें से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे बासीपन की। फिर भी भूख के मारे उन्हें वो खाना खाना पड़ा। राहुल ने पहला निवाला लिया और उसे लगा जैसे कुछ अजीब सा स्वाद है। उसने नेहा की ओर देखा। नेहा ने भी अजीब सा मुंह बनाया। अंकित और प्रिया भी धीरे धीरे खा रहे थे, मानो वे स्वाद को लेकर असंतुष्ट हों। शर्मा जी, ये क्या है? राहुल ने पूछा। शर्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काउंटर पर जाकर फिर से अपनी किताब में मग्न हो गए। जैसे जैसे वे खाते गए, उन्हें एक अजीब सी सुस्ती आने लगी। उनकी पलकें भारी होने लगी और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। नेहा ने अपनी प्लेट में देखा और उसे लगा जैसे दाल में कुछ हिल रहा हो। उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें फट गई। दाल में छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े थे। नेहा चीखी, उफ़, ये क्या है? उसकी आवाज़ सुनकर अंकित और प्रिया ने भी अपनी प्लेटों में देखा। उन्हें भी दाल में वही कीड़े नज़र आए। प्रिया को उल्टी आ गई। राहुल ने भी अपने प्लेट को हटा दिया। राहुल ने गुस्से से कहा, शर्मा जी, ये क्या परोसा है आपने?
शर्मा जी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले नहीं दिखी। खाना ख़त्म हो गया है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। ये खाना नहीं है, ये गंदगी है, अंकित ने चिल्लाया। शर्मा जी हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारी भूख अभी शांत नहीं हुई है ना? अचानक ढाबे की रोशनी टिमटिमाते हुए बुझ गई। चारों अंधेरे में घिर गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने ढाबे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हों। बाहर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। प्रिया घबराकर बोली, शर्मा जी ये आप क्या कर रहे हो? अंधेरे में उन्हें शर्मा जी की आवाज़ सुनाई दी, जो अब और भी गहरी और भयानक लग रही थी। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक ढाबा है? यह सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ भूख मिटाई जाती है? नहीं, यहाँ भूख की जगह है, जहाँ भूख कभी मिटती नहीं, बस बदल जाती है। राहुल ने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी में उन्होंने देखा कि शर्मा जी अब काउंटर पर नहीं थे। वे उनके ठीक सामने खड़े थे, लेकिन उनकी शक्ल अब बदल चुकी थी। उनकी आंखें खून जैसी लाल थी और उनके दांत नुकीले हो चुके थे। उनके हाथ अब आदमी जैसे नहीं थे, बल्कि लंबे, पतले और पंजे जैसे हो गए थे। तुमने मेरी भूख मिटाई है, अब मैं तुम्हारी भूख मिटाऊंगा, शर्मा जी ने दहाड़ा। उनकी आवाज़ अब इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि किसी भयानक जानवर की तरह लग रही थी। चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। वे उठकर भागने की कोशिश करते, लेकिन उनके शरीर में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे खाने में कुछ मिला हुआ हो, जिसने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। शर्मा जी उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके कदम से पुरानी लकड़ी के फर्श पर अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज़ घिसट रही हो। नेहा खिसकी। ये क्या है? मैं शर्मा नहीं हूँ, शर्मा जी ने कहा, और उनके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान फैली। मैं यहाँ का मालिक हूँ, इस जगह की भूख का मालिक। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस ढाबे में एक भयानक घटना हुई थी। एक गरीब परिवार यहाँ से गुजर रहा था, जो कई दिनों से भूखा था। शर्मा जी के पूर्वज, जो उस समय ढाबे के मालिक थे, उन्होंने उन्हें खाना देने से मना कर दिया था। भूख से तड़पते उस परिवार ने वहीं दम तोड़ दिया। उनकी आत्माएं इसी ढाबे में कैद हो गई और उन्होंने ढाबे के मालिक को श्राप दिया कि वे हमेशा भूखे रहेंगे। उनकी भूख कभी नहीं मिटेगी और वे अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों को दर्द पहुंचाते रहेंगे। शर्मा जी भी खुद ही उस श्राप के शिकार थे। अब वे इंसान नहीं थे, बल्कि भूख से पीड़ित एक आत्मा के गुलाम थे, जो रात को जागती है और अपने शिकार की तलाश करती है। राहुल, अंकित, नेहा और प्रिया अब समझ आ गया था कि वे कितने बड़े खतरे में थे। शर्मा जी उनके करीब आ रहे थे। उनकी सांसें उनके चेहरे पर महसूस हो रही थी, ठंडी और भयानक। अंकित ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और एक कुर्सी उठाई। उसने शर्मा जी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शर्मा जी ने हाथ से कुर्सी को रोक लिया, मानो वह कागज़ की बनी हो। उन्होंने अंकित को एक झटके में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। अंकित डर से करहा उठा। राहुल ने देखा कि शर्मा जी का ध्यान अंकित पर था। यह उसके पास भागने का आखिरी मौका था। उसने नेहा और प्रिया का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर दौड़ा। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब बस भागना था। पीछे से शर्मा जी की भयानक हंसी सुनाई दी, जो पूरे ढाबे में गूंज रही थी। वे दरवाजे की ओर भागे। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसने एक पुरानी टूटी हुई कुंडी लगी थी। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ा और बाहर की ओर भागने लगा। बाहर भी घना अंधेरा था। उन्होंने अपनी गाड़ी ढूंढी। वे भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुँचे। राहुल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हवा में चीखती हुई आगे बढ़ गई। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। शर्मा ढाबा अब पूरी तरह से अंधेरे में था, लेकिन उन्हें लगा जैसे ढाबे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हों, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो या उनका पीछा कर रहा हो। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे मीरापुर से कहीं बहुत दूर नहीं निकल गए। जब सूरज की पहली किरण आसमान में फैली, तब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे चारों बुरी तरह डर गए थे। अंकित को चोट लगी थी और नेहा, प्रिया भी कांप रही थी। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी रास्ते में रात को नहीं रुकेंगे और ना ही किसी अनजान ढाबे पर रुकेंगे।
शर्मा ढाबा आज भी मीरापुर के रास्ते पर खड़ा है। पुरानी इमारत जो अंधेरे में है और भयानक लगती है। आसपास के लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां से गुजरने वाले लोग आज भी अजीबोगरीब आवाज़ के शिकार होते हैं, जैसे कोई उन्हें फुसफुसा कर बुला रहा हो। भूख और कभी भी कराहने की आवाज़ आती है। कोई नहीं जानता कि शर्मा जी के साथ क्या हुआ। क्या वे अभी भी उस ढाबे में हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए नए शिकार की तलाश में, या वे उस श्राप से मुक्त हो गए और जब कोई उस ढाबे की भयानक भूख का शिकार बन गया। लेकिन एक बड़ा निश्चित है, मीरापुर के उस रास्ते पर जहाँ पेड़ घने और सड़क घुमावदार है, वहीं शर्मा ढाबा खड़ा है, जो अपनी भयानक कहानियों के साथ अंधेरे में लिपटा हुआ है। और जो भी वहाँ जाने की गलती करता है, वो लौटकर या तो कभी वापस नहीं आता या वो उनका शिकार बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सिर्फ भूख शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी होती है। और कुछ जगहों पर वह भूख इतनी गहरी होती है कि आपको हमेशा के लिए जाल में फंसा सकती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई और अगली कहानी में।